हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लक्ष्य 120। स्वागत है आप सभी का लक्ष्य 120 सीरीज़ में। वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स फ्रॉम जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें हम मेरे नोट्स से जो मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, उससे कुछ चैप्टर्स पे डिस्कशन करेंगे, जिससे जो है हमारे आने वाले प्रीलिम्स 2026 में क्वेश्चंस जो है सॉल्व हो सकें, है ना? जो साइंस एंड टेक के कम से कम आपके 12 से 15 क्वेश्चंस हर साल यूपीएससी पूछ रहा है, और वो 12 से 15 क्वेश्चंस आपके कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके जो है स्टैटिक नोट से सॉल्व हो जाते हैं, है ना? कुछ क्वेश्चन जैसे कि आपके 6 से 7 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बेसिक स्टैटिक नोट से सॉल्व हो जाएँगे। बाकी कुछ क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं, है ना? उसके लिए हमने पीटी 365 की वीडियो ऑलरेडी एसएसआईपी चैनल पर, स्टडी स्मार्ट आईएएस पीसीएस चैनल पर पहले से ही जो है डाल रखी है, तो वो मैं यहाँ पर पिन कर दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है? और फिर एंड में हम डिस्कस करेंगे पीवाईक्यू एलिमिनेशन टेक्निक्स को। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये दिस इज़ अ ब्रीफ अबाउट मी। माय नेम इज़ विकास शर्मा एंड हियर इज़ माय मार्कशीट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 1। ठीक है? सो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पब्लिक हेल्थ को, है ना? पब्लिक हेल्थ जो आपकी है, हर साल 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन इससे आ जाते हैं, है ना? किसी साल यूपीएससी जो है आपकी स्कीम से क्वेश्चन पूछ लेता है हेल्थ से, है ना? जैसे प्रधानमंत्री सुकन्या वो आपकी मातृ वंदना योजना पूछ लिया, है ना? महिलाओं की हेल्थ स्कीम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया। आपका किसी साल जो है किसी डिज़ीज़ से क्वेश्चन पूछ लिया। है ना? आपका किसी साल जो है आपकी वैक्सीनेशन से क्वेश्चन पूछ लिया। ये क्वेश्चन आपके पब्लिक हेल्थ में आते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, एएमआर। एएमआर क्या होता है ना? माइक्रोब्स जो होते हैं, आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जो कि आपके बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरसेस भी हो सकते हैं, उनके कुछ अगेंस्ट में एंटी माइक्रोबियल, मतलब अगर आपकी पहले से कुछ मेडिसिन्स होती हैं, उनके अगेंस्ट में एक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, उसको एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है? तो वो चीज़ हमको याद रखनी है। So we have understood of what is antimicrobial resistance, and now we are moving forward to understand immunity। है ना? इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी क्या है? अ पर्सन इज मेड रेजिस्टेंट टू एन इन्फेक्शियस डिजीज, टिपिकली बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन। आपको एक इम्यूनिटी दी जाती है टू अ पर्टिकुलर डिजीज, है ना? फॉर एग्जाम्पल देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ वैक्सीन्स अवेलेबल इन द मार्केट विच प्रोवाइड्स यू इम्यूनिटी अगेंस्ट सर्टेन डिजीजेस, है ना? अब जैसे एक यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसके अंदर बच्चों को रूबेला की वैक्सीन्स, डिप्थेरिया की वैक्सीन, पर्टूसिस की वैक्सीन, जैपनीज एनसेफलाइटिस करके कुछ है, जैपनीज जेई वायरस, ठीक है? इसको सिंपल याद रखें, जेई। मुझे प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ सही से। तो जेई वायरस जो है, वो है आपका रोटा वायरस है, निमोनिया सीवी है, टीबी है, आपकी एचबी है, आपका मीज़ल्स है, आपका टिटनस है, आपका पोलियो है। ये सारी की सारी डिज़ीज़ेज़ के अगेंस्ट में आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं आपकी वैक्सीन्स, है ना? ये आपको डिज़ीज़ेज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, है ना? अब आपकी इम्यूनिटी जो होती है वो 2 टाइप की इम्यूनिटी होती है ना? एक तो होती है आप जब पैदा होते हो तो आपको कुछ इम्यूनिटी मिलती है, एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आपको एक्वायर्ड इम्यूनिटी किससे मिलती है? आपकी जो टी सेल्स होती हैं बॉडी में 2-3 टाइप की सेल्स होती हैं, एक तो बी सेल्स होती हैं, एक आपकी टी सेल्स होती हैं, और एक आपकी डब्ल्यूबीसी होती है ना? जो डब्ल्यूबीसी है आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स, वही आपकी टी सेल्स होती हैं, जो आपकी लड़ाई करती हैं, जो कि आपकी वॉरियर्स होती हैं, है ना? आपकी बॉडी में ये एक वॉरियर का काम करती हैं अगेंस्ट एनी डिजीजेज़।
ठीक है? तो प्रिंसिपल मैकेनिज़्म क्या होता है इम्यूनिटी का या फिर जो है आपकी वैक्सीन्स का प्रिंसिपल मैकेनिज़्म क्या है? आपकी वैक्सीन्स जो हैं या फिर आप जो भी वैक्सीन्स आप लेते हैं, दवाई लेते हैं, उनका मैकेनिज़्म होता है कि वो आपके अंदर इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी एस्टैब्लिश कर दें। मतलब ऐसा कि आपकी बॉडी में पहले कोई वीक एंटीजन डाला जाएगा, जिससे आपकी बॉडी जो है लड़ना सीख जाए। पहले आपकी बॉडी को बीमार किया जाएगा, पर बीमार कैसे किया जाएगा? आपकी बॉडी में एकदम मतलब मरा हुआ सा वायरस छोड़ा जाएगा आपकी बॉडी में, जिससे क्या हो कि आपकी बॉडी के अंदर मेमोरी सेल बन जाए उसकी। आपकी बॉडी समझने लग जाए कि टीबी का मरा हुआ बैक्टीरिया या फिर मरे जैसी हालत में आपको एक बैक्टीरिया डाला जाएगा, जिससे आपकी बॉडी जो है पहचान जाए कि यही टीबी का बैक्टीरिया है और उसके अगेंस्ट में एक जो है इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। ठीक है? इस तरीके से जो है वैक्सीन का मैकेनिज़्म काम करता है ना? जिसको लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं। ये टर्म्स बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना? कि इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी एस्टैब्लिश करना, मेमोरी सेल्स बनाना, लिम्फोसाइट्स बनाना, डब्ल्यूबीसी को आपको टी सेल भी बोलते हैं, ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। इसको नोट करते चलें अपनी नोटबुक में, जिससे आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। फिर आपकी वैक्सीन्स कितने टाइप की होती हैं? एक होती है आपकी कन्वेंशनल वैक्सीन जो पुराने ज़माने में चलती थी, वो 2 टाइप की होती थी। एक तो होती थी लाइव वैक्सीन और एक होती थी किल्ड वैक्सीन्स, है ना? जो आपकी पोलियो वैक्सीन्स हैं वो इंजेक्टेड होती थी जो कि किल्ड होती थी मतलब उनका वायरस जो था वो डेड हुआ करता था। पर कुछ वैक्सीन्स जो है वो अलाइव हुआ करती थी, जिसमें वायरस को अलाइव रखा जाता था, पर वो वीक कंडीशन में होता था। तो ये होता है, पर आजकल कुछ वैक्सीन्स ऐसी बन रही हैं जो कि नॉन कन्वेंशनल वैक्सीन्स जिसको कहा जाता है, जैसे कि रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स, सब यूनिट वैक्सीन्स और आपकी एम वैक्सीन्स, है ना? एमआरएनए वैक्सीन्स जो आपकी एक आपका जब कोविड-19 पीक पर था, तो एमआरएनए की वैक्सीन चल रही थी उस टाइम पे, है ना? अब ये चीज़ें क्या यूज़ करते हैं, अब इसको रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स क्यों बोला जाता है, ये इम्पोर्टेंट है ना? अब इसमें क्या करते हैं कि 2 वैक्सीन्स को मिला देते हैं, कॉन्जॉइंट वैक्सीन्स होती हैं। अब जैसे आपकी निमोनिया की जो वैक्सीन है, उसके साथ में कुछ और कॉन्जॉइंट कर दिया, है ना? एक आपको इसके साथ में और कोई आपका एंटीजन जोड़ दिया जिससे 2 आपको डिज़ीज़ेज़ के अगेंस्ट में जो है आपको इम्यूनिटी मिल जाए, है ना? ये चीज़ें होती हैं इसमें। सब यूनिट वैक्सीन्स क्या होती हैं? जिसमें आपका एंटीजन होता है और पैथोजन नहीं होता है, ठीक है? जिसमें वीक एंटीजन होगा, उसको सब यूनिट वैक्सीन बोलते हैं। जैसे कि हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन, है ना? इस तरीके से आपको इसको याद रखना है। ठीक है, जो आपकी ट्यूबरक्लोसिस है, जो टीबी है, वो एक बैक्टीरियल डिज़ीज़ है, माइकोटीबी से होती है। ये आपको पल्मोनरी भी होती है, आपके मतलब आपके लंग्स में हो सकती है, ब्रेन में हो सकती है, बोन में हो सकती है और आपके इंटेस्टाइन में भी हो सकती है। इसके बहुत सारे रेज़िस्टेंट वेरिएंट्स हैं, मल्टी डायमेंशनल जो आपकी मल्टी ड्रग टीबी होती है ना? एक्सडीआर टीबी होती है, टीडीआर टीबी होती है। अब इसकी डायग्नोसिस किस तरीके से होती है ना? माइक्रोस्कोपी से होती है, ड्रग ससेप्टिबिलिटी टेस्ट होता है इसका या फिर डीएनए एनालिसिस होती है इसकी, है ना? अब इम्पोर्टेंट क्या है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ट्रू नेट एमटीबी डिवाइस एक करके एक डिवाइस है, वो किससे रिलेटेड है? वो टीबी के टेस्ट से रिलेटेड है। ये आपको याद रखना है ना? अब जैसे ई निश्चय प्रोग्राम जो है किससे एसोसिएटेड है? किस प्रोग्राम से, किस डिज़ीज़ से एसोसिएटेड है, तो वो आपको पता होना चाहिए, है ना? तो ये एक प्लेटफ़ॉर्म है जिसमें आपको कंपल्सरी है रिपोर्ट करना एवरी केसेज़ ऑफ टीबी ईदर प्राइवेट और पब्लिक, है ना? तो ये चीज़ें याद होनी चाहिए, है ना? डब्ल्यूएचओ की एक एंड टीबी स्ट्रैटेजी चल रही है, जिसमें हम लोगों ने ऐसा टारगेट बनाया है कि 2030 तक हम टीबी को एलिमिनेट कर देंगे, जो कि मॉस्को डिक्लेरेशन भी कहलाती है। इंडिया ने ये टारगेट जो है 2025 में अचीव करने का ट्राई किया था, बट वी कुड नॉट डू सो, है ना? तो वो अभी टारगेट 2030 है हमारा, ठीक है? फिर आपका एचआईवी,
है ना? एचआईवी क्या है? इंडिया की रैंकिंग क्या है एचआईवी में? एचआईवी की जो डायग्नोसिस होती है वो कैसी होती है? एक एलिसा टेस्ट होता है आपका, है ना? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे टेस्ट। ये एक डीएनए टेस्ट होता है जिसमें आपकी डब्ल्यूबीसी को जो है काउंट करते हैं। सीडी4 सेल काउंट भी जिसको बोला जाता है, ये एक डीएनए टेस्ट है। इसमें आपकी एचआईवी की एनालिसिस होती है। पर जो एचआईवी का ट्रीटमेंट होता है उसको एंटी रेट्रोवियल थेरेपी बोलते हैं। अब एंटी रेट्रोवियल थेरेपी क्यों बोलते हैं? थोड़ी एक्साइटिंग चीज़ लग रही है हम लोगों को, है ना? क्या होता है कि जनरली जो है आपके डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से आपका बनता है प्रोटीन। ये एक जनरल प्रोसेस है। कोई भी ऑर्गेनिज्म इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। पर कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो कि इस प्रोसेस को रिवर्स करके चलाते हैं। किस तरीके से? पहले बनाएँगे वो आरएनए, आरएनए से बनेगा डीएनए और डीएनए से बनेगा आपका प्रोटीन, है ना? कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं, तो इसलिए इसके लिए एंटी रेट्रोवियल थेरेपी चलती है, ठीक है? और आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा केसेस पाए जाते हैं इंडिया में। अब हम देखते हैं विटामिन्स को। तो विटामिन्स होते क्या हैं? व्हाट आर विटामिन्स? विटामिन्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस नीडेड इन माइन्यूट क्वांटिटी फ्रॉम आउटसाइड फूड सोर्सेज। ये पता होना चाहिए हमें। डेफिनेशन क्या होती है विटामिन्स की? अब व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स? सबसे पहले वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, फिर आपके फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। अब वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कौन से होते हैं? जो भी नॉन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स हैं आपके, विटामिन सी है आपका, ठीक है? जो भी बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स होते हैं आपके, है ना? जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन से हैं? ए, डी, के, ई आर दी फैट सॉल्युबल विटामिन्स। अब इसका मतलब क्या है? जो विटामिन्स फैट में डिसॉल्व हो जाते हैं, वो आपके कहीं न कहीं लीवर में स्टोर होते हैं। अगर कोई चीज़ आपके लीवर में स्टोर हो रही है, तो वो आपके लीवर को फैटी बना देगी। एलएफटी आपने एक टेस्ट सुना होगा, वो इसी को टेस्ट करते हैं कि आपका लीवर कितना फैटी है ना? तो ये एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ होती है ना? ठीक है, अब अपन देखते हैं कि विटामिन जो ए है, वो आपकी आई बॉल से रिलेटेड, वो आई हेल्थ से रिलेटेड है। ठीक है, जो गोल्डन राइज़ आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, इंडिया में गोल्डन राइज़ का कॉन्सेप्ट चलता है, जिसमें हम विटामिन ए की कमी को पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इंडिया में मतलब 80% से आस-पास जो महिलाएँ हैं, वो एनीमिक हैं, है ना? उनके अंदर ब्लड की कमी पाई जाती है। तो उनके अंदर ब्लड की पूर्ति करने के लिए, विटामिन ए की पूर्ति करने के लिए जो है गोल्डन राइस का कॉन्सेप्ट लाया गया था। ठीक है? और जो आपका विटामिन डी है, वो आपकी बोन से रिलेटेड है ना? वो सनशाइन विटामिन भी बोला जाता है जो कि सन से हमें विटामिन डी मिलता है, बोन्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर इसकी डेफ़िशिएंसी हो जाती है तो आपको रिकेट्स हो सकता है, काइपोसिस हो सकता है, नॉकनी हो सकता है, ये डिज़ीज़ेज़ आपको हो सकती हैं। और आपका विटामिन ई जो है, वो एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट कहलाता है, जो कि आपको हार्ट अटैक से प्रिवेंट करता है और एंटी एजिंग होता है, ठीक है? और जो आपका विटामिन के है, वो एसेंशियल होता है ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करने के लिए, जो कि आपको ब्रेन हैमरेज या फिर बॉडी में हैमरेज से बचाता है। जो आपका विटामिन सी है, जो कि वाटर सॉल्युबल है, ये एक एंटीऑक्सीडेंट होता है और ये आपको ओवरऑल आरबीसी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है? अब हम देख लेते हैं हार्ट का एक बेसिक चीज़ कि हार्ट में 4 आपके चैम्बर्स होते हैं, ठीक है? 2 राइट में और 2 आपके लेफ्ट में होते हैं, ठीक है? ये आपको बेसिक पता होना चाहिए, है ना? ब्लड जो आपका आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स, उसमें प्लाज़्मा कितना होता है? 55% तो उसमें प्लाज़्मा ही है ना? जो आपकी ब्लड है, उसमें 55% प्लाज़्मा है, जो कि एक येलो फ्लूइड होता है। और उस प्लाज़्मा में से 98% वाटर है और 2% आपका ग्लूकोज़ है। पर बॉडी में ब्लड सेल्स कितनी होती हैं आरबीसी में? ओनली 45%। ये मानने वाली बात है, जो आपको रेड ब्लड सेल्स हैं, उसमें से केवल 45% ही ब्लड सेल्स हैं।
ये मानने वाली बात है आपकी, है ना? ये सब चीज़ें आपको जो है आपको नया कुछ पता चल रहा होगा यहाँ, है ना? यही हमारा उद्देश्य है कि आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता चलें साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जो कि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, ठीक है? फिर हम देखते हैं लिपिड्स। लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स होते हैं आपके फैट्स, ऑयल्स एंड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है? जो मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स दैट कंटेन्स हाइड्रोकार्बन्स एंड मेक्स अप द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ अ लिविंग सेल, दीज आर दी लिपिड्स, है ना? इन्हीं को लिपिड्स कहा जाता है। अब इनका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है इनका विटामिन डी के फॉर्मेशन में, विटामिन्स के एब्ज़ॉर्प्शंस में, फॉर्मेशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स में, सोर्सेज़ ऑफ एनर्जी में, हीट इंसुलेटर में और ब्रेन की और स्पाइन की डेवलपमेंट में इसका रोल होता है। कितने टाइप्स के होते हैं फैट? ये भी पता होना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है ना? सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। जो आपके अनसैचुरेटेड फैट्स हैं, वो गुड फैट की कैटेगरी में आते हैं, है ना? और आपके जो है ट्रांस फैट क्या होते हैं? ट्रांस फैट वो फैट्स हैं जिनको पार्शियली हाइड्रोजनेटेड किया गया होता है, जिसमें हाइड्रोजन के एटम्स को ऐड किया जाता है, उसको ट्रांस फैट कहते हैं, ठीक है? आर्टिफिशियली किया जाता है, इसको मशीन में किया जाता है, फैक्ट्रीज़ में किया जाता है ना? फिर आपका नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बायोफ्यूल। बायोफ्यूल क्या होता है? ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी लिक्विड गैसियस फ्यूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोमास ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज बायोफ्यूल। अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बायोमास से फ्यूल ऑब्टेन किया गया है, भले ही वो गैसियस हो या लिक्विड हो, उसको बायोफ्यूल कहते हैं। बायोफ्यूल 3 से 4 टाइप के होते हैं, 1G, 2G और 3G। और आपका लेटेस्ट है 4G जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है ना? तो इसमें बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है इथेनॉल जो कि होता है पेट्रोल, एक होता है डीज़ल जो कि आपका जो है डीज़ल होता है। अब ये बनते किस-किस से हैं? 1G का मतलब है कि आप फूड क्रॉप्स को यूज़ कर रहे हैं। बायोफ्यूल के प्रोडक्शन में अगर फूड क्रॉप्स का यूज़ हो रहा है, तो उसको 1G बायोफ्यूल कहेंगे। जैसे शुगर बीट का यूज़ होना, शुगर केन का यूज़ होना, कॉर्न का यूज़ होना, कसावा का यूज़ होना, इसको 1G फ्यूल कहा जाएगा। और जो 2G फ्यूल होगा वो आपका क्या होगा? जो नॉन फूड क्रॉप्स से बनेगा उसको 2G क्रॉप कहेंगे, है ना? अब जैसे कि आपका जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है उससे बन रहा है अगर आपका फ्यूल, या आपका सॉलिड वेस्ट से बन रहा है, या डिस्कार्डेड पार्ट ऑफ फूड क्रॉप से बन रहा है, तो आपका 2G जो है बायोफ्यूल कहलाएगा। इसी प्रकार से जब आप एल्गी से बायोफ्यूल बनाएँगे तो उसको 3G बायोफ्यूल कहा जाएगा। ठीक है? इसी प्रकार से जो है आपकी नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी है जो कि आपके जो है मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें जो है हमने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। ठीक है? और कुछ बेसिक चीज़ें जैसे बायोएथेनॉल क्या होता है? ये एक फर्मेंटेशन प्रोसेस है। बायोडीज़ल क्या होता है? ये एक ट्रांसइस्टराइज़ेशन प्रोसेस है। बायोब्यूटेनॉल क्या होता है? ये एक स्टार्च फॉर्मेशन फर्मेंटेशन प्रोसेस है। बायोहाइड्रोजनेशन क्या होता है? ये एक बायोगैस की तरह बनता है। सो बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग देखने वाले हैं कि डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस होता है ना? एक बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। शुगर कौन-सी होती है ना? स्ट्रैंडेड कितने होते हैं, सिंगल होते हैं या फिर डबल होते हैं, है ना? सिंगल आरएनए में होता है, डबल डीएनए में होता है। प्रोटीन का ट्रांसक्रिप्शन किसमें कैसे होता है ना? ये आपको पता होना चाहिए। नाइट्रोजन जो नाइट्रोजेनियस बेसेस होते हैं वो कैसे डिफरेंट होते हैं, इतना बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। डीएनए कहाँ मिलता है? डीएनए आपका न्यूक्लियस या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, इसकी लोकेशन क्या है?
आरएनए की लोकेशन क्या है? राइबोसोम में मिलता है, न्यूक्लियस में मिलता है, साइटोप्लाज्म में मिलता है। बेसिक बेसिक डिफरेंसेस। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 23। फर्स्ट 22 को क्या बोलते हैं? ऑटोसोम्स। 23rd क्रोमोसोम को एलोसोम बोलते हैं या फिर सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, जो कि एक्स होता है और वाई होता है। प्लॉइड क्या होता है ना? और फिर आपका क्रोमोसोनल एब्रिवेशंस क्या होते हैं? क्रोमोसोनल एब्रिवेशंस नॉर्मली 46 होते हैं क्रोमोसोम्स, पर अगर 47 हो गए तो क्या होगा फीमेल में? तो सुपर फीमेल बन जाएगी, जो कि इनफर्टाइल होगी। अगर 46 मेल में हो गए तो नॉर्मल, अगर 47 हो गया अगर मेल में तो सुपर मेल, इनफर्टाइल प्लस क्रिमिनल माइंड। जनरल टेंडेंसी ये होती है। रिप्रोडक्शन क्या होता है? एग और स्पर्म फर्टिलाइज होते हैं, फिर जाइगोट बनता है, फिर सेल का डिवीजन होता है, फिर एम्ब्रियो बनता है, फिर डिफरेंशिएशन होता है, फिर फीटस बनता है और फिर बेबी बनता है। जीन्स क्या होते हैं? व्हाट आर जीन्स? जीन्स आर दी फंक्शनल सीक्वेंस ऑफ डीएनए। डीएनए में जो फंक्शनल चीज है उसको जीन बोलते हैं। इट कैन बी चेंज्ड और म्यूटेटेड। व्हाट इज जीनोम? जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको जीनोम बोलते हैं। ट्विन्स कितने टाइप्स के होते हैं? डाइजाइगोटिक ट्विन्स, मतलब दो एग्स, दो स्पर्म्स दोनों आपस में फर्टिलाइज हुए, दो जाइगोट बने और दो बेबीज बने। आइडेंटिकल ट्विन्स क्या होते हैं? एक ही स्पर्म है, एक ही एग है, दोनों फर्टाइल होते हैं, एक जाइगोट बनता है और दो एम्ब्रियो बनते हैं और दो बेबी बनते हैं। कॉन्जॉइंड ट्विन्स कौन से होते हैं? आपने देखे होंगे, दो बेबीज आपस में जुड़े हुए पैदा होते हैं, उसको कॉन्जॉइंड ट्विन्स बोलते हैं। आर्टिफिशियल क्लोनिंग क्या होती है? आर्टिफिशियल क्लोनिंग में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन में। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना ही नाम यहाँ पे लिखा हुआ है विकास। अगर मैं अपना बेबी खुद से प्रोड्यूस करना चाहता हूँ तो सबसे पहले मुझे नीड होगी सोमैटिक सेल्स की। जो हमारी सेल्स हैं जिसमें स्पर्म और एग के अलावा जितनी भी सेल्स हैं उनको सोमैटिक सेल्स बोलते हैं। कोई भी आप सोमैटिक सेल उठा लो उसमें आपके 46 क्रोमोसोम्स आपको मिल जाएंगे, जो कि आपका जीनोम बोथ पेरेंट्स का कैरी करता है। जो मेरे मदर और मेरे फादर के जीन्स को दोनों को कैरी करती है मेरी सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। अब मुझे चाहिए डोनर का एग, जिसमें से मैं रिमूव करूंगा न्यूक्लियस और उसमें मैं अपनी ट्रांसफ़र कर दूंगा सोमैटिक सेल्स को, और फिर उससे जाइगोट बन जाएगा और एम्ब्रियो फिर वूम में इसको ट्रांसप्लांट कर दिया और बेबी बन गया। ये प्रोसेस है। आर्टिफिशियल फर्टिलिटी क्या होती है? आर्टिफिशियल फर्टिलिटी जो टेस्ट ट्यूब बेबीज होते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि उनको टेस्ट ट्यूब आप अपने ट्यूब में बना दोगे बेबीज को। देयर इज सम बायोलॉजी इन्वॉल्व्ड, बट देयर इज टेक्नोलॉजी एज वेल। अब आर्टिफिशियल फर्टिलिटी जरूरी क्यों है? इसको एआरटी का फुल फॉर्म क्या है? क्योंकि या तो एब्सेंस ऑफ स्पर्म होगा या फिर लेस नंबर ऑफ स्पर्म होगा, तो आपको आर्टिफिशियल फर्टिलिटी की जरूरत पड़ेगी। सबसे बढ़िया टेक्नीक है आपकी टेस्ट ट्यूब बेबी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें आप लैब में जो है फर्टिलाइज करते हो एग को और स्पर्म को। उसका जब तक जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र किया जाता है फीमेल के वूम में। उसके बाद वो उसको कैरी करती है और फिर 9 मंथ के बाद जो है बेबी प्रोड्यूस होता है। 8 या 8 मंथ्स में, क्योंकि 1 मंथ का प्रोसेस शायद हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया होता है। आर्टिफिशियल वूम क्या होता है? एक्सटर्नल वूम क्या होता है? बायो बैग क्या होता है? अब जैसे कुछ हमारी बायो जो अपनी वाइल्ड लाइफ है वो एक्सटिंक्ट कर गई है। अब उसके लिए हमारे पास फीमेल नहीं है कोई, है ना? पर हमको उसको दोबारा अगर प्रोड्यूस करना है, रिप्रोड्यूस करना है, तो हमें एक आर्टिफिशियल वूम चाहिए होगा। तो वो हम आर्टिफिशियल वूम बना लेंगे और उसमें जो है
आपका टेस्ट ट्यूब बेबी की तरह उसको फर्टिलाइज करेंगे, एग को और स्पर्म को, और उससे बेबी को रिप्रोड्यूस करेंगे। स्टेम सेल टेक्नोलॉजी क्या होती है ना, अब जैसे एग्जाम में आ जाए सोमैटिक सेल्स और स्टेम सेल्स, दोनों में डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, एग्जामिनर आपको वहीं कंफ्यूज कर देगा। आप स्टेम सेल में मार के आ जाओगे सोमैटिक सेल्स, और सोमैटिक सेल्स में मार के आ जाओगे स्टेम सेल्स। Stem cells are those cells that can be converted into other cell types. किडनी सेल से किडनी बना दो, ब्रेन सेल से ब्रेन बना दो, लीवर सेल से लीवर बना दो। These are the stem cells. Most adult cells are called as stem cells. कितने टाइप्स की होती हैं स्टेम सेल्स? एक होती है टोटीपोटेंट, जो कि अगर जाइगोट से ही अपन ने सेल निकाल ली, फिर तो वो टोटीपोटेंट हो गई, वो तो पूरा बेबी का बेबी पूरा प्रोड्यूस कर देंगे वहीं से। एक होती है आपकी प्लूरीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट मतलब आपके एम्ब्रियो से अगर कोई सेल निकाल ली तो आप दोबारा एम्ब्रियो प्रोड्यूस कर सकते हो। क्या आप एम्ब्रियो से सेल निकाल के जाइगोट को प्रोड्यूस कर सकते हो? कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाओ मुझे। मुझे बताओ जरा आप कितना अटेंटिवली सेशन को देख रहे हो। ओलिगोपोटेंट प्रोसेस प्रिकर्सर क्या होता है? ओलिगो मतलब होता है फ्यू, कुछ ही सेल्स जो हैं आपकी रिप्रोड्यूस हो सकती हैं, जैसे बोन मैरो से आपकी ब्लड सेल्स। एक जो टेक्नोलॉजी यूपीएससी ने पूछ लिया है पीवाईक्यूज में, वो है इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट प्रिकर्सर, जो कि 2012 में इसको नोबेल प्राइज मिला था। इंड्यूस्ड मतलब होता है कि फोर्स करते हैं हम, एक्टिवेट करते हैं जीन्स को जिसमें हमको इंटरेस्ट है। प्लूरीपोटेंट मतलब ऑल बॉडी टाइप्स, मतलब कि एम्ब्रियो। हम फोर्स करेंगे किसी भी सेल को, अगर हमने हेयर से एक सेल निकाली, इस सेल में भी 46 क्रोमोसोम्स होंगे, पर इसमें जो नोज के कंपोनेंट होंगे, जो नोज के जीन्स होंगे, वो इसमें एब्सेंट, इसमें साइलेंट होंगे अभी। पर इसको हम इंड्यूस करेंगे, इसको फोर्स करेंगे नोज में कन्वर्ट होने के लिए, नोज वाला हम जो है जीन एक्टिवेट कर देंगे, तो ये किसी भी बॉडी में पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। इस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट प्रिकर्सर। एक होता है मल्टीपोटेंट। मल्टीपोटेंट जो आपकी एम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है, जिसको सेफली आप आजकल क्रायोजेनिक तरीके से सेव कर सकते हो, जिससे आपकी जो है फ्यूचर में अगर आपको कोई डिजीज होती है तो उसका क्योर हो सके उससे। माइट्रोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी, थ्री पेरेंट बेबी, यूपीएससी इसको पूछ चुका है, फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का ये। इसमें होता क्या है बेसिकली, इसको थ्री पेरेंट बेबी क्यों बोल रहे हैं हम लोग? क्या होता है कि मदर जो होती है उसके एग्स होते हैं, उसके पास एग्स में आपका न्यूक्लियस होता है और माइटोकॉन्ड्रिया होता है। कुछ डीएनए जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है और आपका न्यूक्लियस में होता है। तो मदर को एक डिजीज होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब वो हम कोशिश ये करना चाहते हैं कि वो डिजीज जो है बेबी में ट्रांसफर ना हो। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि मदर जो है उनकी सेल लेनी होगी, उनका एग लेना होगा, उसमें से न्यूक्लियस को निकालना होगा और दूसरा एक एग लेना होगा, उस एग में से न्यूक्लियस को हटा देना होगा और उसमें इसको ट्रांसप्लांट करना होगा। इसी प्रोसेस को ये दूसरी मदर होंगी जिनका हमने एग लिया होगा, जिनका माइटोकॉन्ड्रिया जो है रह जाएगा, इसलिए इसको थ्री पेरेंट बेबी बोलते हैं इस प्रोसेस को। और इसमें आपका प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर, मतलब जो न्यूक्लियर है उसको ट्रांसफर किया जाता है। जो मदर है, ओरिजिनल मदर है, उसका न्यूक्लियर जो है आपका, उसको ट्रांसफर किया जाएगा, न्यूक्लियस को। आपका न्यूक्लियस है उसको ट्रांसफर किया जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस में 99.9% आपका डीएनए यही होता है, पर 0.01% डीएनए आपका माइटोकॉन्ड्रिया में भी होगा। तो जो आपकी डोनर मदर होंगी, उनका भी जो है डीएनए आ जाएगा 0.1%।
0.1%। इसलिए वो हो गया 3 पेरेंट बेबी और टेक्नोलॉजी हो गई प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। डिज़ाइनर बेबीज़ क्या होते हैं? डिज़ाइनर बेबीज़ मतलब जब एम्ब्रियो की स्टेज पे उसमें जेनेटिक एडिटिंग कर दी जाए तो उसको डिज़ाइनर बेबी बोल देते हैं। टूल कौन-सा यूज़ करते हैं? क्रिस्पर कैस9 का यूज़ करते हैं हम लोग। जीन एडिटिंग टूल है, ये बहुत पॉपुलर टूल है। एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट नाम की चीज़ है, जिसमें क्या होता है कि ह्यूमन जीनोम का कंप्लीट सीक्वेंस जो है हमने राइट डाउन कर रखा है, कि ह्यूमन जीन्स में इस तरीके से जो है इतने टाइप के जो है आपके जीन्स हैं और इसका क्या कंपोज़िशन है, ए, टी, जी, सी, है ना? इस तरीके से जो कंपोज़िशन है उसका किस तरीके से हर ह्यूमन्स में, तो वो ये प्रोजेक्ट था। एप्लीकेशन क्या है इसकी? डिज़ाइनर बेबी बनाना है, फार्माजिनोमिक्स चेक करनी है मुझे, ड्रग्स बनाने हैं, जीन क्लोनिंग करनी है, जीन थेरेपी करनी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करनी है, सब में यूज़ होगा ये इसका। इंडिजेन प्रोजेक्ट क्या है? ये एक इंडियन प्रोजेक्ट है ना? जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है? पता होना चाहिए। जब हम 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स को फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज़ जोड़ के कुछ नया प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोलते हैं, जिसका यूज़ साइंस में भी है, मेडिसिन में है, एग्रीकल्चर में है और इंडस्ट्री में है। एग्रीकल्चर काफ़ी पॉपुलर है इसमें। कैसे? जो आपकी जीएम कॉटन है, उसको हमने इसी प्रकार से बनाया है ना? एक हमने लिया जीन आपका ये वाला और एक लिया इसको। इन दोनों को यहाँ ऐड कर दिया और इसको फर्टिलाइज़ करके नया जो है सीड बना दिया, जीएम मस्टर्ड सीड। पर इसमें आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर एक ऑर्गेनाइज़ेशन है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेज़ल कमिटी, उसकी आपको अप्रूवल चाहिए पड़ेगी ये सब करने से पहले। एक आपका बीटी कॉटन है जिसका क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है, बॉल गार्ड 1 एंड 2 ये जीन्स थे जिनका इंट्रोडक्शन किया गया था। इवेंट 142 किससे रिलेटेड है? बीटी ब्रिंजल प्रोजेक्ट किसके अंडर है? आईसीएआर इसको वो जो है डेवलप कर रहा है। पॉलिनेशन क्या होता है? व्हाट इज पॉलिनेशन? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम स्टेमन टू पिस्टल। सिमिलर एग्स एंड स्पर्म, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो। अच्छा, ट्रांसजेनिक एनिमल्स कौन से होते हैं? जिनके जीन्स को इन्हांस किया जाता है। काउज, शीप्स, फिश, इनके जीन्स को इन्हांस किया जाता है जिससे इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, एफिशिएंसी बढ़ सके। कैंसर क्या होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्यूमर एंड कैंसर? दैट यू शुड नो। अनरेगुलेटेड सेल ग्रोथ को बोलते हैं ट्यूमर, पर यही सेल ग्रोथ अगर अदर पार्ट्स में स्प्रेड करने लगे तो उसको बोलते हैं कैंसर। वो कैंसर बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे हैंड्स पर कोई सेल की ग्रोथ हो रही है ना? सेल्स की ग्रोथ हो रही है, पर वही हैंड से ग्रोथ जो है लेग्स तक पहुंच जाए तो वो कैंसर हो जाएगी। अगर वो हैंड्स तक सीमित है तो वो ट्यूमर है। अगर वो लेग्स तक पहुंच गया और अगर अगर उसकी जो ग्रोथ है सेल्स की वो लेग्स में भी होने लग गई तो वो कैंसर हो गया। जो ट्यूमर स्प्रेड होते हैं उसको बोलते हैं malignant ट्यूमर्स। दे कैन स्प्रेड एंड दे आर कॉल्ड एज कैंसरस। कैंसर का वही दो ही कॉजेज हैं, या तो सेल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही हो या फिर सेल की डेथ नहीं हो रही हो, दोनों चीज़ें होती हैं। ट्रीटमेंट क्या है? जीन थेरेपी, म्यूटेशन ऑफ ओंकोजीन्स, इनको म्यूटेट कर दो, एडिट कर दो, आपका सॉर्टेड। जीन साइलेंसिंग कर दो या फिर इम्यून थेरेपी दे दो,
स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन करवा दो। इसलिए इम्पॉर्टेंट है एम्बिलिकल कॉर्ड आपकी अभी जो है जिस तरीके से हम प्रिजर्व कर रहे हैं, आज जो है सारे हॉस्पिटल्स जो मेजर हॉस्पिटल्स हैं टियर 1 सिटीज़ में वो फैसिलिटी देते हैं कि आप अपने बच्चे की एम्बिलिकल कॉर्ड को प्रिजर्व कर सकते हो 99 ईयर्स के लिए। कुछ अमाउंट आपको देना होगा, इससे आपके बच्चे की एम्बिलिकल कॉर्ड को प्रिजर्व करेंगे। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि भविष्य में अगर कभी उस बच्चे को कैंसर होती है, तो वो एम्बिलिकल कॉर्ड से क्योर हो सकती है। दैट इज़ द इम्पोर्टेंस। टी सेल को म्यूटेट करके आप कैंसर को ट्रीट कर सकते हो, है ना? कार्ट टी एक आपका ट्रीटमेंट है, वो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर 3D ऑर्गन प्रिंटिंग क्या होता है? एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या है? दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। स्टेप्स क्या है इसके? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है? डीएनए प्रोफाइलिंग क्या है ना? अब इसमें किस टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है? शॉर्ट टैंडम रिपीट्स, एसटीआर। और इसमें क्या होता है? रिस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंट लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म का यूज़ करते हैं। ये आपका वेरिएशंस चेक करता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग। क्रिस्पर कैस9 क्या है आपका? ये आपका जीन एडिटिंग का एक टूल है। क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट रिपीट्स, क्रिस्पर कैस। अब कैस क्या है? कैस एक सिजर है। क्रिस्पर एसोसिएटेड सिस्टम जो कि प्रिसाइज मैनर में आपके जीन एडिटिंग में हेल्प करता है। बिल्कुल प्रिसाइज, एकदम पिन पॉइंटेड एडिटिंग हो जाएगी आपकी। और ये टेक्नोलॉजी हमने ली कहाँ से है? बैक्टीरियोफाज से। एप्लीकेशन क्या है इसकी? जीन एडिटिंग, डिजाइनर बेबी, जीन थेरेपी, जितना भी आएगा सब कुछ आप कर सकते हो। टूल्स कौन से हैं? अदर टूल्स, है ना? अब जैसे क्रिस्पर कैस9 तो बहुत पुराना टूल हो गया, उसके अलावा नए टूल्स क्या हैं? एसडीएन है, जिंक एफएन है, टैलेंस है, ये सब नए टूल्स हैं। इंडिया में इश्यूज क्या है? ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना? ये प्रीलिम्स की इंफॉर्मेशन है कि गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है, रेड बायोटेक्नोलॉजी क्या बायो फार्मा से रिलेटेड है, वाइट बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री से, येलो फूड से, ग्रीन एग्रीकल्चर से, ब्लू मरीन से, वायलेट आपका एथिकल और लॉ से, और डार्क आपका बायो टेररिज्म या फिर बायो वेपन से। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम नैनो टेक्नोलॉजी डिस्कस करेंगे। अभी हमने आज के लेक्चर में कंप्लीट बायोटेक्नोलॉजी डिस्कस कर लिया। ठीक है, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई होप यू फाउंड दिस इंफॉर्मेटिव। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन।